नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान इजराइल युद्ध में अब एक नया मोड़ आ चुका है। इजराइल के साथ एक देश जो खुलकर खड़ा नजर आ रहा था, अमेरिका, वो बैकफुट पर जा चुका है। लेकिन ईरान के साथ अब मित्र जुड़ने शुरू हो गए हैं। अभी अकेला ईरान इजराइल के नाक में दम कर रखा था। अब ईरान का एक शिष्य 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल के साथ तैयार है इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतरने के लिए। 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल, ईरान का ये ऐसा चेला है। ये चेला है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला, हूती, ये वो संगठन है जिनको ईरान ने खाद पानी दिया, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको तकनीकी देते हैं और वो लगातार 12 महीना चाक चौबंद तैयारियों के साथ तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह को कुछ लोग कुंभकर्ण कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी कुछ कहते हैं कुंभकर्ण, वो सोए सोए रहते हैं लेकिन इतना बल है उनमें कि जब जगते हैं तो तहस नहस मचा देते हैं। तो ये कुंभकर्ण कहिए, लेकिन मैं तो इसको शिष्य कहूंगा क्योंकि ईरान ने बड़ी मेहनत से इन संगठनों को खाद पानी दे करके मजबूत किया है। तो ये 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल के साथ तैयार है। दूसरी तरफ चीन के 5 विमान, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 5 विमान ईरान में गए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि ये विमान मिस्टर इंडिया बन गए। ईरान के एयर स्पेस में घुसते ही ये विमान अदृश्य हो गए, गायब हो गए, ट्रैक नहीं किए जा सके। इन विमानों को लेकर के भी दुनिया के अलग अलग जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स दे रहे हैं और हैरान हैं, परेशान। इसी बीच ईरान ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक हो रहा है और लगातार वो अटैक बढ़ता जा रहा है, उसने अडानी, बिल गेट्स, सत्या नडेला, इन सब की नींद उड़ा दी। अडानी की नींद तो कई दिन से उड़ी थी, लेकिन अब बिल गेट्स और सत्या नडेला जैसे जो कारोबारी हैं, पूंजीपति हैं, उनकी भी नींद उड़ गई है। वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट, बेसिकली जो टेक सिटी है, टेक पार्क है इजराइल में, अब ईरान ने उसको टारगेट किया है। और ये टारगेट करने के पीछे है हमेशा आर्थिक रूप से तोड़ने की जो कोशिश होती है, आर्थिक रूप से तोड़ना। टेक सिटी में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर पर मिसाइल गिरा, जिसके बाद वहां पर भयंकर आग लग गई। अब तक $1.5 बिलियन गंवा चुका है इजराइल, $1.5 बिलियन। और ये अटैक कमल तोड़ देंगे आर्थिक रूप से। लाइए चर्चा में भाऊ को एक एक खबर हम एक्सप्लेन करें, एक एक खबर दिखाएं। शुरुआत करते हैं भाऊ, स्वागत है आपका। सबसे पहले उस शिष्य पर जिसे मीडिया कई बार कुंभकर्ण नाम से भी पुकारती है, हिजबुल्ला। दिखाइए जरा हिजबुल्ला वाली खबर लाइए पहले। अब ईरान मचाएगा कोहराम। देखिए, अब थोड़ी थोड़ी सी गोदी मीडिया में भी शिफ्टिंग होने लगी है स्थितियां। कब तक आप फर्जी में वाह वाह करोगे। अब ईरान मचाएगा कोहराम, नींद से जागा कुंभकर्ण, इजराइल में कयामत की रात, नेतन्याहू का ब्रह्मास्त्र हो चुका फेल। इस पूरी खबर में कई पॉइंट है। ब्रह्मास्त्र फेल मतलब आयरन डोम फेल, एरो घटता जा रहा है, इस्तेमाल उसका बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, हिजबुल्ला के युद्ध में उतरने से इजराइल के लिए स्थिति जटिल हो गई है। हिजबुल्ला के पास अनुमानित 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइलें हैं जो उत्तरी इजराइल को निशाना बना सकती हैं। अगर एक साथ ईरान और हिजबुल्ला हमले करते हैं तो इजराइल में कोहराम मच सकता है, तबाही आ सकती है। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन हिजबुल्ला की एंट्री के मद्देनजर इजराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। और इसको कंफर्म किया है जो हिजबुल्ला के सीनियर लीडर हैं, नईम कासिम। उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, 20 तारीख में आज है, हम 20 तारीख का ये बयान है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हिजबुल्ला की एंट्री
भाव, और ये ईरान की इजराइल की सीमा पर मौजूद है, इन्हें कहीं बहुत दूर से नहीं आना जाना। और ये हिजबुल्ला इजराइल के नाक में लगातार दम किए रखा है, लगातार। हिजबुल्ला की एंट्री इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। देखिए आशीष, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी देश के लिए युद्ध लंबा खींचना बहुत मुश्किल है। हम छोड़िए ईरान और इराक के युद्ध में हमारे पास का कल पेट्रोल के क्राइसिस हमारे देश में हो सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 74 दिनों का कोटा है, 74 दिनों के बाद ठंडन गोपाला। तो हर देश का एक एक एक, एक, एक स्टॉक होता है। इजराइल ने यह हमला ही इस भरोसे पे किया कि हम फटाफट मिसाइल दागेंगे, उनके परमाणु क्षेत्र को खत्म कर देंगे और आत्मरक्षा के नाम पे हम काम करेंगे। थोड़ा बहुत हमको समर्थन अमेरिका और उसके पूरे लॉबी का मिल रहा है और ये कोई बड़ा मामला नहीं होगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ईरान के पास वो भी मिसाइल होंगे जो उनके आयरन डोम को ध्वस्त करते हुए एरो जैसे इंटरसेप्टर्स को मतलब टकराते हुए इजराइल पे तहलका मचेगा। ये अमेरिका ने भी नहीं सोचा था, ये अमेरिका के लॉबी के कई देशों ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए इजराइल के अंदर जैसे ही हमले हुए टेल अवीव पे और वो जो पोर्ट सिटी है उस पर, दोनों जगह हमले होने के बाद हड़कंप मचा। अब सवाल है कि अमेरिका कितना मदद देगा और कितने, क्योंकि इजराइल तो लगातार दाग ही रहा है मिसाइल। अब इजराइल के साथ यदि हिजबुल्लाह आता है और ये कहते हैं कि ओपनली बोला उन्हें कहा हम न्यूट्रल नहीं है, हम ईरान के साथ है। हिजबुल्लाह हमेशा युद्ध की तैयारी में रहता है। सही कहा आपने कि कुंभकर्ण जैसा सोता है, इसका मतलब उसकी ताकत शक्तिहीन नहीं है। सोता है मतलब वो अपनी ताकत को अर्जित कर रहा है। और यदि 1.5 लाख मिसाइलें उनके पास है तो आप इमेजिन करिए कितने इंटरसेप्टर लगेंगे। उत्तर के तरफ, दक्षिण के तरफ से यदि उधर ऊपर से हमला होता है ईरान का और उत्तर के तरफ से यदि हमला होता है हिजबुल्लाह का, तो क्या करें? इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका कितनी ताकत झोंकेगा? और हिजबुल्लाह जो है वो संगठन अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। देखिए हिजबुल्लाह की विचारधारा, हिजबुल्लाह का मोडस ऑपरेंडी इस विचार से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। न्यूज लॉन्चर में यदि इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी के प्लस पॉइंट बताते, इसका मतलब हम उसका समर्थन नहीं करते, कतई नहीं करते। क्योंकि अफ्रीका में भी जो आतंकी गुट पनप रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी के, उसको भी कहीं ना कहीं खाद पानी ईरान से ही जाता है। लेकिन जब युद्ध की बात करें तो फिर हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या है, विचारधारा क्या है, उसकी सामरिक शक्ति कितनी है ये देखना है। एग्जैक्टली हाँ। और यदि ये सामरिक शक्ति ईरान के साथ आके खड़ी हो जाती कल, तो फिर इजराइल के लिए ये जबरदस्ती पंगा उड़ता, मतलब क्या है, उसको जबरदस्ती आग में हाथ डालने जैसी बात हो गई। इतना इंटेलिजेंट फेलियर कैसा रहा इजराइल का कि वो समझ ही नहीं पाए कि आयरन डोम को भी ध्वस्त करने वाले मिसाइल ईरान के पास है। और क्योंकि इसमें ईरान को दोष नहीं देंगे लोग, क्योंकि ईरान को यूनाइटेड नेशंस ने क्लीन चिट दी कि वो एटॉमिक हथियार नहीं बना रहा है। ऐसे में इजराइल यदि कहता है, खुद ही कहता है कि भाई मुझे मालूम है हथियार बना रहा है, वो तो वो 1998 से कह रहा है कि बना रहा है। वो 1 वीक और 1 महीने का हमेशा रिकॉर्ड दिखा रहा है। और इस बार यदि उनके साथ हिजबुल्लाह खड़ा होता है तो वो तो कहेगा कि एक भाई आक्रांता देश है, वो आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है, हमने उसका साथ दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो हिजबुल्लाह राइट प्लेटफॉर्म पे होगा। नहीं,
और हिजबुल्ला और हुती ये तो किसी को सफाई नहीं देते हैं, ये तो वो मैंने संगठन क्या है ना, कहा, यूएन के जवाब मैंने दें तो वही कहा अपना आपके, लड़ते हैं मरते हैं। हाँ ये आतंकी संगठन, हाँ, ये लड़ते हैं मरते हैं। लेकिन ये आतंकी संगठन वो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले नहीं, हाँ ये जो छद्म संगठन है, पीछे पाकिस्तान की आर्मी लड़ती है। नहीं नहीं, सिर्फ भारत का संकट क्या है, भारत हिजबुल्ला जैसे लोगों से नहीं लड़ रहा है, भारत ऐसे छोटे छोटे गुटों के साथ लड़ रहा है जो आर्मी के ही बटालियन है, पाकिस्तानी आर्मी की ही बटालियन है वो। हाँ हाँ हाँ, लड़ते पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही है आतंक के नाम से। लेकिन ये हिजबुल्ला वगैरह जो है ये बड़े संगठन है आतंकी, ये कई देशों को चला रहे हैं मिडिल ईस्ट के, इसलिए उनकी सामरिक ताकत बहुत बड़ी है। 1.5 लाख मिसाइल होना, अच्छा वो पूरे 1.5 लाख मिसाइल चलाने के बाद वो खाली हो गए तो उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उनको किसी की रक्षा करना नहीं है। हाँ, उनको चुप रहना है, फिर चुप रहना है, फिर अर्जित करना है। और उनका स्रोत कम नहीं होगा इसकी क्या गारंटी, क्योंकि कई देश है जो पीछे से समर्थन कर ही रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सप्लाई कर ही रहे ईरान को। ईरान ने जो मिसाइलें दागी है वो यकीनन यदि उच्च तकनीकी के है तो वो तकनीकी सहायता क्या चीन से आई है, क्या रशिया से आई है, क्या अन्य देशों के जगह से आई है, क्या पाकिस्तान ने कुछ मदद की है, ये सारी चीजें का आकलन तो करना होगा। इसलिए इजराइल एक ही ईरान से नहीं निपट पा रहा था, 3-3 यदि ऐसे ईरान से भी बड़े लोग आके सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर कितने लोगों से लड़ेंगे। अभी दिखा चीन वाली खबर को लाते हैं, इसीलिए चीन वाली खबर, देखिए अभी तक इजराइल हमास पे मारता था, हमास ने भी उनके नाक में दम कर रखा था। देखिए हिजबुल्लाह और हमास में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क भाव, अगर ये फर्क को मैं और मतलब सरल भाषा में समझना चाहें हम लोग, तो जो फर्क ईरान और इजराइल में दिख रहा है वही इजराइल और हमास में था। हमास भी 20 किलोमीटर की एक पट्टी पर शासन कर रहा था, उसकी कुल स्ट्रेंथ वही 20 किलोमीटर की पट्टी थी, और जब इजराइल उस पर मतलब कंटिन्यू सीरियल बम्बार्डमेंट करता है तो तबाह हो जाता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर की पट्टी है, गाजा पट्टी जो है। वही स्थिति ईरान और इजराइल में हो गई कि अब ईरान के सामने इजराइल एक छोटी सी पट्टी नजर आती है, छोटा सा भौगोलिक भूभाग है, तकनीकी रूप से भले सक्षम हो, लेकिन ये मिस्टर इंडिया वाले पे जरा आते हैं, जो चीन वाली खबर लाइए जरा, ये चीन के भी एंट्री। दरअसल चीन और ईरान में 2021 में एक समझौता हुआ है, और वो 25 साल का समझौता है, 25 साल तक रणनीतिक साझेदारी का समझौता है। ये समझौता कई लोगों के आंख में खटक रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन भी एक्टिव हो रहा है। चीन से ईरान जा रहे सीक्रेट विमान बीच रास्ते में हो जाते हैं गायब, क्या जंग में ड्रैगन ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। नीचे की खबर का एक हिस्सा लाइए, बाकी खबर तो लंबी है भाव, उसमें चर्चा करेंगे। जो रडार 24 है, ये जिससे आजकल ट्रैकिंग फ्लाइट रडार 24 ट्रैकिंग होती है फ्लाइट्स की, इसके डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी है। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया, और जैसे ही ईरान की सीमा में पहुंचे ये रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों का अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दिखाया गया है, लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय एयर स्पेस में दाखिल ही नहीं हुआ। लग्जमबर्ग जाना था तो यूरोपियन एयर स्पेस में कोई विमान नहीं दाखिल हुआ, और जाना कहां था, गंतव्य कहां था, मंजिल कहां थी, लग्जमबर्ग। इससे इन उड़ानों की मंशा और अधिक संदिग्ध हो गई। इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन का सेंटर फॉर नेशनल डिफेंस जो है उसके डायरेक्टर है रॉबर्ट ग्रीनवे। ये कहते हैं कि चीन अपनी आर्थिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए मिडिल ईस्ट से सस्ता और प्रतिबंधित तेल खरीदता है, ईरान उसके लिए अहम भागीदार है। उनका मानना है कि ये उड़ानें
संभवतः ईरान की ओर से अपने महत्वपूर्ण संसाधन, अपने इंपॉर्टेंट लोग और सामरिक सामग्री, इन सबको चीन की मदद से शिफ्टिंग के लिए हो सकती है, या हो सकता है कुछ और भी रणनीतिक सहयोग चीन से आ रहा हो। लेकिन बड़ा संदेहास्पद मामला है, बहुत संदेहास्पद। इस पे हम भी कुछ नहीं बता सकते कि क्या कर किए वो विमान, क्यों आए। जाना था, बताइए, लग्जमबर्ग जाना था, यूरोपियन एयर स्पेस में घुसे नहीं। तुर्कमेनिस्तान के बाद वो रडार, मतलब जो ट्रैकिंग था, ट्रैकिंग से आउट हो गए। ये तो मिस्टर इंडिया टाइप का हो गया। चीन तो और लोगों तो को डरा रहा है। मैंने मैंने फिर वही वही बात है। मैं आपको बार बार, इसीलिए मैंने पहले जब उसकी हिजबुल्लाह की बात हो रही थी, तब मैंने कहा था कई मित्र देश है कि जो उन्नत तकनीकी दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के युद्ध के समय भी पाकिस्तान के जो मिसाइल हमने गिराए या पाकिस्तान के ड्रोन गिराए, वो चीन के थे। ये बाद में हमको उनके मेक से पता पड़ गया। बाद में पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तो ये अमेरिका में एक पॉडकास्ट में एग्री किया कि सारा सैन्य का सामग्री हमने इस युद्ध में चीन का यूज किया, और हम चीन को धन्यवाद देते हैं। तो चीन अपने साथी के साथ खड़ा होता है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन चीन का पाकिस्तान से क्या मिलता है कि चीन को पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मित्र लगता है क्योंकि वो अपने शत्रु का शत्रु अपना मित्र इस, और एक अब यूरोप के लिए जो रास्ता खुलता है, तो चीन पाकिस्तान से टर्की वगैरह जाते हुए वो फिर यूरोप का गेटवे ढूंढ सकते हैं। एक रोड उनको मिल जाता है। ये एक उनका एक स्वार्थ हो सकता है। लेकिन ईरान के साथ तो बहुत बड़ा स्वार्थ अटका हुआ है। चीन की पूरी तेल की आपूर्ति ईरान से होती है 90%। और ईरान पे जब सैंक्शंस लगे हैं, ईरान का ऑयल कोई ले नहीं पाता, ऐसे में चीन ले रहा है, तो ईरान चीन को रेट काट के भी दे रहा है। सस्ता तेल दे रहा है, जो इंटरनेशनल रेट से सस्ता है, क्योंकि ईरान के पास तेल पड़ा है, कोई ले ही नहीं रहा, तो जो लेगा उसको सस्ता ही देगा। और जो धमके की चोट पे ले रहा है वो चीन है। चीन ने 2021 में ही उनके साथ 25 साल का एग्रीमेंट किया रणनीति का। तो उसके तहत चीन डायरेक्ट नहीं आएगा, तो चीन इनडायरेक्टली मदद करेगा। क्या और उन्नत प्रकार की मिसाइलें गई है उस प्लेन में, क्योंकि 747 अब बड़ा कैरियर है। हाँ, छोटा फाइटर जेट नहीं कि फाइटर जेट गए और आपने ही लोड करके आए। इसका मतलब वो बड़े प्लेन से 747 बोइंग गया है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें गई। क्या कुछ ड्रोन्स गए हैं, क्या कुछ मिसाइल्स गई है शॉर्ट रेंज की या लॉन्ग रेंज की, क्या कोई इंटरसेप्टर्स गए हैं जो एक रक्षा प्रणाली देगी ईरान को। ऐसे कई चीजें हैं, और ये खबरें आज नहीं, ये खबरें लगातार आ रही है। चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये बार बार वार्न कर रहा है। और इनके पास एक कारण है जो बार बार पुतिन कह रहे हैं कि भाई हमें अब ईरान और इजराइल के युद्ध में चिंता है कि जो परमाणु रिएक्टर्स है वहां पे, जो ऊर्जा के परमाणु ऊर्जा प्लांट है, उसमें भी तो यूरेनियम संवर्धन होता है। वो लीक हो गया तो जो रेडिएशन लीक होगा उसके पूरा मिडल ईस्ट बर्बाद हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ये हम तक आ जाएगी आज, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो उसको रोकेंगे। दूसरी बात, रशिया उनका जो अभी चलता हुआ प्लांट है जिसमें बिजली बनती है, परमाणु बिजली, वो रशिया ने बनाया है। रशिया के इंजीनियर से वहां काम कर रहे हैं। रशिया ने बना हुआ प्लांट जहां रशिया के इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो बिजली का प्लांट है, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो वहां एटम बॉम्ब बन रहे हैं। और उस पर यदि हमला होता है तो रशिया तो उतरेगा। हाँ, उसने क्या आप बोला रेडिएशन कर रहे हो? आपने पर्यावरण को, अरे भाई इतना सारा रेडिएशन यदि हो गया, चेचनिया जैसा हो गया, पहले जो कहा एक पहले भी एक हमला ऐसा ही चेरनोबिल हो गया था। क्या हाहाकार हो गया था? क्या दूसरा चेरनोबिल करने के लिए तैयार हो क्या आप? और ये ऐसे समय हो रहा है जब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि वो हथियार नहीं बना रहे, अपनी रट लगाए बैठे हो, हथियार बना रहे, हथियार बना रहे।
तो इन तमाम चीजों से मुझे लगता है कि चीन का डायरेक्ट उतरना, मुझे लगता है रशिया का खुद कहना कि भाई हमने ही बनाया है एनर्जी प्लांट है, हम गारंटी ले रहे हैं ना वहां पे, वो लीक हो गया तो, हालांकि अभी तक उस पर हमले नहीं हुए हैं। नहीं, कल 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 उसको भी टारगेट हाँ, किया है इसराइल, कल उसको भी टारगेट किया है, इसीलिए अब रसिया वाला एंगल बढ़ रहा है। और उसके साथ अब और स्टेप बढ़ते हैं खबरों में, क्योंकि खबरें अभी इसमें 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट बची हुई हैं। 2008 में 94 देशों ने एक दस्तखत, एक समझौता किया, 94 देशों, एक बम को लेकर, कि ये बम किसी भी युद्ध में इस्तेमाल न किया जाए। उसको वो बड़ा बदनाम सा बम माना गया, जिसको क्लस्टर बम कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका खूब इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में। और फिर अमेरिका ने वियतनाम वार जो हुआ, वियतनाम जहां पर नाकाम होकर अमेरिका बुरी तरह फंसा और वापस गया, उस वियतनाम वार में भी इस्तेमाल इसका। लेकिन 2008 आते आते इस बम ने इतनी तबाही मचाई जहां जहां इस्तेमाल हुआ, कि इसको कहा गया युद्ध में नहीं, क्योंकि ये मानव तक खतरा है। वो बम है क्लस्टर बम। बाऊ, अब इजराइल की मुसीबत इसलिए क्योंकि इजराइल ने छेड़ा था। अब ईरान ने क्लस्टर बम निकाल ली है, और क्लस्टर बम का इस्तेमाल जो अभी हाल फिलहाल पिछले 10-12 घंटे में बम्बार्डमेंट हुआ है, उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। कुछ वीडियोज हैं, हम उसको प्रमाणित तब तक नहीं कर पाए, लेकिन हैं इजराइल के, वो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आगे पुष्टि हो जाएगी दिखाएंगे। इजराइल के सड़कों पर लोग इकट्ठा होकर के फारगिब अस ईरान, स्टॉप द वार, ये अब वहां पर नारे लगा रहे हैं कि ईरान हमें क्षमा कर दो, जो गलती इजराइल ने की, युद्ध रोक दो। अब स्टेप, अगले स्टेप पे आ गया युद्ध। क्लस्टर बम अगर गिराने, फिर क्लस्टर बम की यदि बात होती है, और जो आपने कहा कि क्लस्टर बम गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपडेट लगातार हो रहा है, हर 2 मिनट के अंदर खबरें अपडेट हो रही है युद्ध को लेके। तो इमेजिन करिए, सपोज जो नुकसान 2 क्लस्टर बम इजराइल का करेंगे, उतना ही नुकसान ईरान का भी होगा यदि इजराइल ने क्लस्टर बम यूज किए तो। लेकिन यदि अनुपात में मैं बात करूं, बार बार परसेंटेज में मैं बात करूं, तो वो डैमेज जितना इजराइल को हो रहा है, उससे 0.01% भी डैमेज ईरान को नहीं होगा। क्योंकि भूभाग बहुत बड़ा है ईरान का इजराइल से। 100 क्लस्टर बम में तो इजराइल नप जाएगा। हाँ, 100-200 क्लस्टर बम गिर गए तो इजराइल नप जाएगा। और इजराइल ने यदि 500 भी क्लस्टर बम फेंके तो 10% ईरान को डैमेज होगा। इसमें कुछ चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन है। जो ईरान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसी में ईरानी जो एक्सपर्ट हैं, उसी में क्लस्टर बम, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम फिट कर दे रहे हैं। 7000 मीटर की ऊंचाई पर जब ये बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है, तो वहां पर ये 20 अलग अलग रॉकेट में पड़ जा रहा है, 20 अलग अलग रॉकेट, मल्टी लॉन्चर हो गया वो। हाँ, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो एक अपनी ऊंचाई पाने के बाद वो मल्टी लॉन्चर के रूप में वहां से मल्टी जगह मार कर रही है। हाँ, ये एक पहली बार यूज हुआ शायद इजराइल और ईरान के युद्ध में। हाँ, अब ये 20 मिसाइल हो जा रही है, छोटी छोटी 20 मिसाइल, और ये 20 मिसाइल ईरान में 8 किलोमीटर के रेडियस को निशाने पर, 8 किलोमीटर रेडियस, अगर रेडियस 8 किलोमीटर है तो एरिया सोचिए, ये इतने रेडियस को ये जो है एक साथ एक मिसाइल 8 किलोमीटर के रेडियस को कवर कर रही है, 20 हिस्सों में, 20 अलग अलग मिसाइल में तब्दील होने के बाद। इसके अलावा एक और जो मैंने कहा था, अडानी वाले पोजीशन पे भी आ जाते हैं, अडानी, बिल गेट्स, सत्या नडेला। हाइफा में स्थितियां बड़ी अब डमाडोल है। हाइफा से लेकर के, और हाइफा में ही सारा पैसा लगा है अडानी का, जो हाइफा का पोर्ट है वो अडानी
का उसमें स्वामित्व मतलब 74% स्टेक है, तो हाइफा निशाने पर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पर आज जो टेक सिटी है, टेक पार्क, वहां पर गिरा है। और अब सॉल्वो मिसाइल भी ले आया है मैदान में ईरान। सॉल्वो मिसाइल से जो हमला कर रहा है, दिखाइए जरा वहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट वाली, हाँ ये देखिए, सायरन के आवाज से कांपा इजराइल। ईरान ने सॉल्वो मिसाइल से किया जोरदार हमला, हाइफा में मचा हड़कंप। ईरान ने एक बार फिर सॉल्वो मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले के चलते हाइफा और उत्तरी इजराइल में एयर सायरन लगातार गूंज रहे हैं। हालात के चलते वहां के नागरिकों में भारी अफरा तफरी और डर का माहौल है। जो आईडीएफ इजरायली सेना की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, वो बयान मैं आपको बताऊं, ईरान द्वारा मिसाइल हमले के कारण हाइफा, अक्रा, नहरिया और उत्तरी इलाके, ये सब जगह सायरन बज रहे हैं और लोगों को बंकर या सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया जा रहा है। आईडीएफ ने कहा है, अब सोचिए ईरान की तरफ से जो बयान है, कि यह ईरान की इजराइल की तरफ से बयान, इजरायली आर्मी की तरफ से बयान। उसने कहा, इजरायली आर्मी ने, कि ये ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर है, ये उसने कहा है। इसके पहले स्टॉक एक्सचेंज उड़ाया था। अब सहाब, सेजिल, फतेह, ये सारी मिसाइलें, फतेह 110, इन सारी मिसाइलों को मैदान में उतार दिया है, जिनकी मारक क्षमता 300 से 2000 किलोमीटर है। खबर दिखाइए जरा, माइक्रोसॉफ्ट वाली खबर लाइए, माइक्रोसॉफ्ट वाली खबर लाइए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय के पास आग लगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल के बीएरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर के पास आग लग गई है। बीएरशेवा जो है वो पूरा आईटी पार्क है, वहां पर भी अटैक शुरू हो गया है। शुरुआत जो हुई थी तब सिर्फ अडानी टेंशन में थे, लेकिन अब अडानी के साथ बिल गेट्स, सत्या नडेला, क्योंकि करीब 3%, 2.79% माइक्रोसॉफ्ट में अभी भी बिल गेट्स का शेयर है। सत्या नडेला का बड़ा शेयर है, बिल गेट्स से ज्यादा शेयर इस समय सत्या नडेला के पास है, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सबकी सांस अटक गई है इस ईरान इजराइल वॉर में। अब ये ईरान इजराइल वॉर क्या आर्थिक दुनिया के लिए, मतलब दुनिया के जो का आर्थिक हिस्सा है, उस पर भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बड़े पूंजीपति अगर जो है, बड़े कारोबारी, वो चाहे टेक के जगत से हो, चाहे जिस भी दुनिया से हो, आर्थिक जगत से कहीं से भी जुड़े हो, अगर ये झटके में, मतलब ये अगर परेशान हैं, तो युद्ध नया आकार ले सकता है फिर। देखिए, अरबों डॉलर रोज लग रहे हैं इजराइल को युद्ध के लिए, जो खर्चा हो रहा है उनका, अटैक पे जो खर्चा हो रहा है, जो उनके ऊपर नुकसान हो रहा है, उसका आकलन अभी कोई नहीं कर रहा है। उनके जो प्रोडक्शन, नो डाउट इजराइल के पास उन्नत अपने कुछ आत्मरक्षा, मतलब वो आत्मनिर्भर है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन वो आत्मनिर्भरता उन्होंने अपना निर्यात मार्केट बनाने के लिए किया था, ज्यादातर विदेशी सप्लाई के लिए किया था। अब वो सेल्फ कंजम्पशन है, तो उसका पैसा भी देना होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका इनपुट लगेगा। दूसरी बात, जो लोग इजराइल को सेफ हेवन समझकर जो लोग इन्वेस्ट कर बैठे थे, इसी इजराइल को सेफ हेवन समझकर अडानी भी घुसे थे। बड़ा पोर्ट, 70% उन्होंने उस पोर्ट का अपने साथ हिस्सेदारी ली। हालांकि अडानी ग्रुप का ये कहना है कि हमारा जो टोटल ट्रैफिक है शिपिंग का, उसका मात्र 3% उस पोर्ट से होता है, लेकिन इजराइल के लिए वो बड़ा पोर्ट है। दूसरी बात, उसमें से कितना आपका कार्गो जा रहा है, इससे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि अभी तो 3% कार्गो जा रहा है। आपने 3% कार्गो के लिए तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने तो इन्वेस्टमेंट किसी और काम के लिए किया। दूसरी बात, ये जो भारत में ड्रोन बन रहे हैं अडानी के साथ मिलकर, जो इजराइल की कंपनी बना रही है, क्या वो ड्रोन इजराइल जाएंगे? सवाल ये। यदि उनके पार्टनर ने बोला कि हमारे यहाँ युद्ध है, हमको चाहिए, तो फिर भारत सीधा सीधा निर्यातक कहलाएगा इजराइल को शस्त्र देने वाला। ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत इजराइल को सप्लाई कर रहा है, ये भारत पे रबर स्टैंप लगेगा।
देखिए, डिफेंस का जो मामला है भारत में, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस ये पहले, सबसे पहले अपने देश की प्रायोरिटी है, अपने देश के सैन्य की आपूर्ति, पैरामिलिट्री फोर्सेस की आपूर्ति। और यदि विदेश से कोई ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होता है। आप पाकिस्तान को माल नहीं भेज सकते, आप किसी आतंकी गुट को माल नहीं भेज सकते, आप उन्हीं देशों को माल बेच सकते हैं जहां भारत सरकार आपको अप्रूव करेगी। मतलब कुछ डिफेंस सप्लायर ऐसे हैं कि जो रशिया को भी माल दे रहे हैं और यूक्रेन को भी माल दे रहे हैं, क्योंकि भारत के दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन इजराइल और ईरान में, आप इजराइल को ये माल दोगे अकेले को तो आप ईरान से दुश्मनी लोगे। और वर्तमान में ईरान हमेशा भारत का साथी रहा है तेल सप्लाई में। हाँ, हमेशा रहा है। सिर्फ तेल सप्लाई नहीं, इसमें तो आखिर में ईरान इजराइल में, अगर वो तो हालांकि भाई प्रधानमंत्री चुनेंगे, सरकार चुनेगी कि हमारे लिए तो कौन मित्र, अडानी सेठ भी, अभी अडानी सेठ की भी सांसें रुकी हुई है ईरान के चक्कर में। वहीं से गैस ला दो रहे थे सांसें चोरी रुकी है, चोरी। दो दगत से सांसें रुकी है। जहां इजराइल में इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट रिस्क पे आ गया है। हाँ। इजराइल के साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन है, क्या उसमें से प्रोडक्शन वहां जाएगा या वो खटाई में पड़ेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि वो ड्रोन निर्माण तो शुरू किया उन्होंने हैदराबाद में। तीसरा, अमेरिका का जो आरोप है कि आप ईरान से तेल लेके आ रहे हो छुपे छुपे, हमको पता पड़ गया, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी गले पड़ा हुआ मामला है। लालच बड़ी बुरी बला है भाई। कई बार क्या होता है, आपके साथ सरकार है तो आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। मोदी है तो मुमकिन है ये भारत में हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है अमेरिका में नहीं हो सकता, इजराइल में नहीं हो सकता, ईरान में नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता, लंका में नहीं हो सकता, देश की कीमत से तो कई बार केनिया केनिया नहीं, केनिया में नहीं हो सकता। नहीं हो गया ना, लोगों ने जवाब दिया। लंका में आपने जो काम शुरू किया उसमें तो इंक्वायरी तो ऑर्डर हो गई ना, आपके ऊपर तो छींटे आई है ना, अमेरिका ने वारंट इशू कर ही दिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में केस फिर से खुल ही गया है ना, केनिया में प्रोजेक्ट कैंसिल हो ही गए हैं ना। खैर, अब ये युद्ध भारत के लिए, हम तो इस पे एक अलग और शो करेंगे। बड़ा नुकसान भारत के लिए तो है, नुकसान इसमें बहुत बड़ा नुकसान, बहुत भारत के लिए नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। और वैसे भी और ईरान हमारी ढुलमुल विदेश नीति ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया, खासकर ये जयशंकर जैसे ब्यूरोक्रेट के हाथ में चाबी देने के बाद। चलिए, फिलहाल ये अपडेट ईरान वर्सेस इजराइल के बीच जो लेटेस्ट अपडेट थी वो सारा हमने आपको दे दिया। फिर हम अगले कार्यक्रम में आएंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत में भी बड़ा खेल हो रहा है, भारत में, जिस पर हमारी आपकी नजर गई ही नहीं। वो कैसे बेईमानी को ढका जाए, उस तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है, उसको भी हम आप तक लेकर के आएंगे जल्द ही। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।